में अगर इंडियन सोसाइटी का पार्ट आप देखें, इंडियन सोसाइटी में एक यूनिट है अर्बनाइजेशन के चैलेंज, और उन चैलेंज को कैसे दूर करें, उसकी स्ट्रेटजी क्या है। तो शहरीकरण की चुनौतियां हम आज पढ़ने जा रहे हैं, और उससे भी आगे बढ़ करके चुनौतियों का समाधान हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। और जो आज के इस आर्टिकल में डिस्कस है द हिंदू बिजनेस लाइन के, आप उसका जरा टाइटल देखें, वी नीड स्मॉलर डिस्पर्स्ड सिटीज। तो यह एक सलूशन है किस चीज का, जो शहरीकरण की चुनौतियां हैं। अब इसकी जो मेन थीम है वो क्या है, उसके साथ आपको एक बार परिचय कराऊं कि जैसे जो बड़े शहर हैं, बड़े शहर जितने भी हैं, मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मैंगलोर, इस प्रकार के जो शहर हैं, ये अब ओवर अर्बनाइज्ड हो चुके हैं। ओवर अर्बनाइज्ड यानी अति शहरीकरण इनका हो चुका। और इस ओवर अर्बनाइज्ड होने के कारण चार संकट आज शहरों के सामने सबसे बड़े जो दिखते हैं, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक चैलेंज के रूप में सभी देशों के सामने टारगेट के रूप में रखे भी गए हैं। उसमें पहला है पोल्यूशन। क्या दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सीवियर रहता है कि नहीं रहता? रहता है, यानी यहां सांस लेना मुश्किल। एक एक एग्जांपल की केवल बात कर रहा हूं। फिर इसके बाद यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं इन बड़े शहरों के, क्या ये ओवरलोड हैं कि नहीं, यानी जल निकासी की समस्या है, ट्रैफिक जाम की समस्या है, यानी चारों तरफ जाम 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 जाम। क्या हेल्थ क्राइसिस इन शहरों में है कि नहीं है, यानी तनाव है, अस्थमा है, ओबिसिटी, ये सब शहरीकरण से जुड़े हुए सामाजिक आर्थिक जो नुकसान होते हैं उसका एक उदाहरण है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहां पर एक सामाजिक असमानता भी है बच्चों, जैसे झुग्गियां, ये सामाजिक असमानता का उदाहरण है कि नहीं। स्लम्स यानी झुग्गियां बढ़ रही हैं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ घट रहा है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अति अर्बनाइजेशन, जिसे हम ओवर अर्बनाइजेशन कहते हैं, क्या हम इसको विकास कहें? क्या आप कहेंगे कि यही विकास है? तो स्वाभाविक आपकी तरफ से भी उत्तर आएगा कि नहीं सर, यही विकास नहीं है। तो फिर विकास क्या है? ऐसे में एक ऐसा विकास चाहिए जो शहरीकरण के इन चैलेंजेस से लोगों को दूर करे और उन्हें बेहतर ढंग से समावेशी विकास की अवधारणा के साथ जीवन में आगे बढ़ाए। और यही इस आर्टिकल में डिस्कस है कि ये जो ओवर अर्बनाइजेशन हो चुका है बच्चों, यानी जो ये ओवर अर्बनाइजेशन हो चुका है, तो उसी का समाधान इस आर्टिकल में है। आप देखें, बी नीड स्मॉलर एंड डिस्पर्स्ड सिटी, यानी हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए छोटे बिखरे हुए शहर। तो एक बड़ा अच्छा पॉइंट आपके सामने आने जा रहा, छोटे एंड बिखरे हुए शहर, जहां इंडस्ट्री, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीजें छोटे शहरों में फैले। जैसे इंदौर आज स्वच्छता के लिए, सूरत आज उद्योगों, कोयम्बटूर आईटी टेक्सटाइल्स के लिए जाना जा रहा है। इसी प्रकार से अब हमें शहरों को बनाने की आवश्यकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के शहर हम बनाएं। जब इस आर्टिकल को मैं पढ़ रहा था तो बड़ा मुझे एक अफसोस भी हुआ कि जो आर्टिकल जो महोदय लिख रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, उन महोदय ने क्या किया। एक मिनट में, थोड़ा चश्मा मेरा धुंधला हो रहा है जिसकी वजह से, एक तो कैमरा थोड़ा सा पता नहीं आज क्या ही हो रहा है, इसको मैनुअल होना चाहिए, ऑटो पकड़ ले रहा है तो बीच बीच में जो फेस है और कंटेंट है उसको, एक मिनट बच्चों मैं इसको सही कर लूं। क्या आप सबको भी थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि कैमरा जो है कुछ ज्यादा ही एडजस्ट कर रहा है आज? यानी मैनुअल इसको होना चाहिए और ये ऑटोमेटिक हो करके चीजों को थोड़ा ब्लर कर दे रहा है। क्या ऐसा हो रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सब भी करें। एक मिनट, कोई बात नहीं, ये कैमरे का कुछ कमाल हो गया है आज। मैं- हम्म।
कुछ तो इश्यू है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ब्लर अभी ठीक कराते, नहीं तो फिर दूसरी क्लास ले लेंगे, जो कि टॉपिक अच्छा है, थोड़ी देर के बाद इसको शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी ये दिख रहा है। मैं 1 मिनट उनको भेजता हूँ। पहले मुझे लगा मेरी आंखें कुछ ज्यादा ही खराब हो गई हैं। 1 मिनट बच्चों, कोई बात नहीं। आज आप लोग बस प्रीलिम्स पे धुआंधार लगे रहिए, और ऑप्शनल, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब हम लोग हैंडल कर लेंगे। परेशान वो हो जिसके पास मेंस का मेंटर ना हो, तो इस वजह से आप लोगों को तनिक भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 1 दिन क्लास ना हो, 2 दिन ना हो, कोई फर्क नहीं, हमारी तो रोज होती है। हाँ, रुक जाना बेटा, ब्लर है, ब्लर, 1 मिनट में बात कर लूं। हाँ, ये मनीष जी, ये जो कैमरा लगा हुआ है ना, ब्लर दिखा रहा है सब। मैंने आपको एक पिक्चर भी भेजी है, ऐसा तुम नहीं होता था जब मैनुअल पे जा करके मिश्रा जी ने मुझे सिखाया था। मैं हेलो, अच्छा, ठीक है, ये देखिए, जैसे मैं अभी लाइव क्लास में हूं, तो कैमरा दिख रहा है मेरा कि नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं, नहीं दिख रहा। हाँ, ये क्यों नहीं दिख रहा भाई? वीडियो क्यों नहीं दिख रहा? हाँ, अब दिखा, हाँ ठीक है। ये देखिए, यहाँ मैं खड़ा हूं। आपका कैमरा भी चेंज नहीं हुआ क्या? नहीं, नहीं हुआ, वो तो आप लोग जाने। तो ये तो कैमरा आपका कैमरा आ गया मेरा। रिमोट है ना, इसका रिमोट। हाँ हाँ, वो मुझे मिश्रा जी ने बताया था, मैं बताता हूँ। मैनुअल मैंने कर लिया था, स्टार्ट करने के बाद मैनुअल करते हैं, लेकिन जब से मैनुअल करने के बाद बगल में नियर और पार की बटन होती है। 1 मिनट रुकिएगा। पहले नियर की बटन दबाते रहिए, अगर धुंधला हो रहा है तो फिर पार की बटन दबाइए, जहाँ क्लियर हो जाए वहीं छोड़ दीजिए। अच्छा, आप सामने से हट के वहां से पैनल के पास चले जाइए, तब पता चलेगा आपको। हाँ, नियर की दबाऊं अभी? पहले नियर की बटन दबाइए, एक बार देखते रहिए, नहीं दबाते रहिए उसे जब तक क्लियर ना हो जाए। अगर धुंधला हो गया ज्यादा तो पार की बटन दबाइएगा। हाँ हाँ, तो धुंधला ही हो गया ये। ज्यादा हो गया ना, आप पार की बटन दबाइए। दबाते रहिए, जब क्लियर हो जाएगा वहीं छोड़ दीजिएगा। अच्छा, हाँ, हो तो गया। हाँ, जबरदस्त क्लियर हो गया। अब क्या करूं इसको, और दबाऊं कि ठीक हो गया? रहने दीजिए, अब नहीं होगा। हैं? छोड़ दीजिए वहीं पे, क्लियर हो गया, छोड़ दीजिए। तो क्या मैनुअल पे फिर दबा दूं? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं मैनुअल दबाने की, मैनुअल पे ही चल रहा था वो। अच्छा, मैनुअल पे ही चल रहा है। हाँ, तो वो कैमरा एक बार आप लगवा दीजिए प्लीज। मैं पूछ लेता हूँ, अगर बन गया होगा तो लगवा। हाँ हाँ हाँ, प्लीज, थैंक यू। कोई बात नहीं बच्चों, फिर से स्टार्ट करेंगे इसको। पूरा सेशन जो है ना, उसको फिर से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि चीजें बिखरी हुई ना लगे। हम्म हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत आप सभी का अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर, जहां होता है द हिंदू बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल एनालिसिस।
बिल्कुल फ्री, मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे और सैटरडे को शाम को 4 बजे। कोई भी बच्चा जो ये लेक्चर पसंद करता, अगर देखना चाहता है, बिल्कुल फ्री में है। ये हमारा अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप है। आपको उसको ऐप स्टोर या आप किसी भी प्रकार का जो भी आपका डाउनलोडिंग सिस्टम है, आप वहां पर जा करके हमारा ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और चर्चा में कुछ बात है, और वो बात है सबसे पहले टॉपिक की, जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो सबसे पहला टॉपिक अर्बनाइजेशन की जो आज की चुनौतियां हैं, और अर्बनाइजेशन की जो आज की चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का समाधान, इस विषय पर केंद्रित है, जिसका टाइटल आपके सामने है, बी नीड स्मॉलर डिस्पर्स्ड सिटीज। यह है द हिंदू बिजनेस लाइन का टॉपिक है, जीएस पेपर 1 सोसाइटी के साथ सीधे सीधे कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं, बी नीड स्मॉलर एंड डिस्पर्स्ड सिटीज। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य नंबर 11 को देखते हैं, 11, तो उसमें हम क्या लक्ष्य पाते हैं जो सभी देशों को, ना केवल भारत को अपितु सभी देशों को प्राप्त करना है, अचीव करना। वो सतत विकास का लक्ष्य होता है कि हम जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो तीव्र शहरीकरण हो रहा है, उसके कारण से जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को दूर करना। यानी जो मानव आवास होते हैं, एक तरफ झुग्गियां, एक तरफ बड़े शहर है, या हम कह सकते हैं बड़े शहर का मतलब, यहां पर मेरा कहने का मतलब है बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़ी बिल्डिंगें। तो हम ह्यूमन सेटलमेंट को इंक्लूसिव कर सके, समावेशी बना सकें, या सतत विकास का लक्ष्य। सतत विकास का लक्ष्य कि शहर समृद्धि के साधन बने। बट आज शहरों का हाल क्या है, उसी विषय पर यहां चर्चा की गई है जीएस पेपर 1 सोसाइटी की निगाह से, जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे और काफी कुछ हम लोग बात किए थे। लेकिन पुनः मैं इसकी एक बार शुरुआत करता हूं, चूंकि ब्लर होने लगा था। तो जितने भी बड़े शहर हिंदुस्तान के आप अपने जेहन में बैठा लीजिए, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, वॉट एवर, जितने भी, इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि वो ओवर अर्बनाइज्ड हो चुके हैं, अति शहरीकृत हो चुके हैं। और इस अति शहरीकरण के कारण 4 बड़े संकट हैं जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट नंबर 11 अचीव करना चाहते हैं। और इन ओवर अर्बनाइजेशन के कारण उसको हम चैलेंज के रूप में देख रहे हैं, यानी उसको हम प्राप्त कर पाने की स्थिति में भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। किसको? सतत विकास लक्ष्य नंबर 11। तो ओवर अर्बनाइजेशन के 4 संकट यहां पर दिखाए गए हैं कि ओवर अर्बनाइजेशन ने कैसे 4 संकट मानवता के सामने खड़ा किया है, जो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में एक बहुत बड़ी बाधा है। जिसमें से पहला संकट जो डिस्कस किया गया वो प्रदूषण का, यानी पोल्यूशन का। फॉर एग्जांपल, किसी भी शहर में आप जाएं, मैं केवल दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली में तो मान लीजिए एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर रहता ही रहता है। लगभग शहरों में आप ऐसा ही अनुभव कर सकते हैं। केवल वायु प्रदूषण नहीं, वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, तो ये एक संकट रहता है और शहरों में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का ओवरलोड है, यानी जो भी आधारभूत संरचना है, सड़क, परिवहन, वॉटएवर, जो कुछ भी है, सब पर जबरदस्त लोड है। इसी कारण से जल, ट्रैफिक, नालियां सब जाम है कि नहीं? आप चिंतन कीजिए, ये क्यों हो रहा? बिकॉज ऑफ द ओवर अर्बनाइजेशन। इसी प्रकार से एक तीसरी चुनौती का इसमें जिक्र किया गया, और उसे बोलते हैं हेल्थ क्राइसिस। इतनी बड़ी आबादी, एम्स में आप जाकर के देखिए, दिल्ली में ना जाने कितने मतलब बहुत बड़ी संख्या है, जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता, बहुत बड़ी संख्या एम्स के बाहर जो बीमार है वो पड़ी हुई है। और ये केवल दिल्ली का हाल नहीं, लगभग सभी शहरों का हाल है। तो चाहे स्ट्रेस हो, अस्थमा हो, ओबेसिटी हो, इस प्रकार की बीमारियां इस ओवर अर्बनाइजेशन के कारण लोगों के जीवन में प्रवेश कर रही हैं। इतना ही नहीं, सोशल इनइक्वालिटी भी बढ़ी है, सामाजिक असमानता बढ़ी है। उदाहरण के लिए झुग्गियां खूब बढ़ी हैं, जीवन की गुणवत्ता घटी है। यार, जीवन की गुणवत्ता जो दिल्ली में आप सबके परिचित रह रहे होंगे, उनसे एक बार आप पूछिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको वो बताएंगे कि घर का पानी भी वो पी नहीं सकते, यानी जो पाइप का पानी है, टैप, उसको भी वो पी नहीं सकते। अगर आरओ ना लगा हो तो आपका बीमार होना तय है, आप चिंतन कीजिए। तो इसीलिए यहां पर एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या यही विकास है? ये क्या यही विकास है? तो स्वाभाविक है, आप भी कहेंगे कि सर ये तो कोई विकास नहीं है।
और इसी पृष्ठभूमि में आर्टिकल बहुत बढ़िया से डिस्कस करता है जो आज का हमारा टॉपिक है, वी नीड स्मॉलर एंड डिस्पर्स्ड सिटीज। हमें छोटे बिखरे हुए शहरों की आवश्यकता है। और छोटे और बिखरे हुए शहर के संदर्भ में उसने कुछ शहरों का जिक्र किया है, जैसे इंदौर स्वच्छता के लिए जाना जाता है, सूरत उद्योग के लिए जाना जाता है, कोयम्बटूर आईटी और टेक्सटाइल के लिए अब जाना जाने लगा है व्यापक रूप से। तो यही यहां कहा गया है कि अगर हम छोटे और बिखरे हुए शहर बनाते हैं तो बैलेंस्ड अर्बनाइजेशन होगा, संतुलित शहरीकरण होगा। और इसका फायदा क्या होगा? पॉल्यूशन घटेगा, माइग्रेशन भी रुकेगा और लोकल इकोनॉमी मजबूत होगी। विकास वहीं टिकेगा जहां सांस और सम्मान दोनों मिले, और यह दोनों इसी मॉडल से हो पाएगा। यह विषय यहां पर डिस्कस किया गया और इसको मैंने इंटरलिंक किया है जीएस पेपर 1, यानी आप देख सकते हैं अर्बनाइजेशन और उसकी चुनौतियां, उसका समाधान। अभी पहले एक पर बात कर लेते हैं। लेकिन जब ये टॉपिक लिखा गया तो उस समय जब मैं इसको पढ़ रहा था, और आपको भी इसी बात पर फोकस करना जो मैं बोलने जा रहा हूं, मेरे बच्चों, जब शायद 2013 में शायद एक प्रश्न आप चेक करिएगा, पुरा की अवधारणा पर। किसकी अवधारणा पर? पुरा, PURA। आप देखो कैसे हम लोग आर्टिकल को आर्टिकल से काउंटर कर रहे हैं। इस आर्टिकल को मैं काउंटर कर रहा हूं। किस आर्टिकल में जो सबसे बड़ी चीज छूट गई उसका नाम है पुरा। पुरा मीन्स P फॉर प्रोवाइड, U फॉर अर्बन, एमिनिटीज इन रूरल यानी गांव और उस रूरल एरिया, प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, यानी शहरी सुविधाओं को अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा दें तो इसका लाभ क्या होगा। जितने भी अर्बनाइजेशन के आपने चैलेंज अभी पढ़े हैं, सुने हैं, जो आज अभी मैंने जिक्र किया, जो इस आर्टिकल में जिक्र जिसके लिए कहा गया कि हमें छोटे बिखरे हुए शहरों की जरूरत है, सबका समाधान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप चिंतन करें बच्चों, सबका समाधान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताएं मुझे। आप कहेंगे हाँ सर हो जाएगा। तो फिर पूरा का जिक्र क्यों नहीं? और जिस पर यूपीएससी 2013 में एक बार आप चेक करिएगा, प्रश्न पूछ चुका। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की अवधारणा थी, ठीक है ना? कलाम साहब की अवधारणा थी। और इस अवधारणा में क्या था कि हम एक क्लस्टर बनाए, और इन्होंने भी क्लस्टर का जिक्र किया, ऐसा नहीं, क्लस्टर बनाए। क्लस्टर का मतलब होता है समूह। समूह किस चीज का बनाए? हम गांवों का समूह बनाए, ये जिसमें आपका गांव ए भी शामिल हो, बी भी शामिल हो, आपके पड़ोसी सी डी, ऐसे लगभग 25, 40, 50 गांव का एक समूह बनाया जाए। और इस समूह में, यानी ये 50 गांव का समूह हो गया। अब इस समूह में हमें क्या करना है? जो भी शहरी सुविधाएं जिसके कारण से लोग शहरों की तरफ जाते हैं, पॉइंट को पकड़ के, जिसके कारण से लोग शहरों की तरफ जाते हैं, हम वही सारी सुविधाएं इन शहरों में उपलब्ध करा दें, मतलब इन क्लस्टर्स में उपलब्ध करा दें। तो हम और आप शहर किस लिए आते हैं? आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं। इसका मतलब कि बेहतर एजुकेशन के लिए, बेहतर हेल्थ के लिए, बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए, इन्हीं 3 चीज के लिए लोग आते हैं। अगर यही सारी चीजें यहां पर मिलने लग जाएंगी तो स्वाभाविक है लोग यहीं रहेंगे, और इसके कारण से भी माइग्रेशन कम होगा, जनसंख्या का रूरल से अर्बन की तरफ। तो अर्बन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह इंफ्रास्ट्रक्चर दबाव में नहीं आएगा, पोल्यूशन कम होगा, जल और जो भी जैम की समस्या है वो सब समाप्त होगी, यानी जितने भी चैलेंजेस है वो दूर हो जाएंगे। तो यही असली समाधान है। आप लोग जब भी यूपीएससी में टैकल करिएगा इस प्रकार के प्रश्नों को, तो यही लीजिएगा। मुझे इन्होंने भी यही बात कही है। तो जिसको ये टॉपिक क्लियर है, प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, तो शहरों में जो होता है उसको हम इन क्लस्टर्स में पहुंचा दें। जैसे आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को याद करिए, आपकी डिस्ट्रिक्ट के 50 गांव को जोड़ करके एक सेमी सिटी के रूप में डेवलप कर दिया जाए, जहां पर हेल्थ सेंटर्स हो, जहां पर एजुकेशन सरकार ही उपलब्ध कराए। उन जगहों पर, जैसे मान लीजिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वह उसी यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच डाल दी जाए आपके यहां। मान लीजिए एम्स है
तो एम्स की एक छोटी सी ब्रांच उस एरिया में डाल दी जाए, इसी को बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन, और इस प्रकार के सिस्टम को इन एरियाज में डेवलप करना। हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे, यही आज का एकमात्र टॉपिक है और ये 31 अक्टूबर का टॉपिक है, याद रखिएगा। तो 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के आर्टिकल्स पर आज हम लोग बातचीत करने, और इस पर विस्तार से ऑब्वियस है हम लोग बातचीत करेंगे ही करेंगे। दूसरी खबर है 1 नवंबर की, इंडिया यूएस साइन पैक्ट टू एनहेंस डिफेंस टाइज। ये द हिंदू के फ्रंट पेज की न्यूज है। आपको पता होगा आज आर्टिकल में अगर आप देखेंगे सैटरडे वाला हिंदू, तो पूरा एआई पर ही है कि क्या एआई को स्कूलों में डाल दिया जाए ना डाल दिया जाए, और अपन लोग तो एआई पर कितनी चर्चा इन सब विषयों पर कर चुके। तो ये खबर यही है कि भारत और अमेरिका ने 10 वर्षीय डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया। 10 वर्ष तक हम दोनों एक दूसरे के साथ डिफेंस साझेदारी में मिल करके काम करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो एक ये अच्छी न्यूज है भारत अमेरिका के इस बीच के संबंधों में उतार चढ़ाव के बीच में। और ऑब्वियस इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो समझौता वो इंडो पैसिफिक की जो जियोपॉलिटिक्स है, भू राजनीति है, उसको बदल सकता है। यानी ये समझौते में बहुत ज्यादा जान है, और जैसे ही समझौते में बहुत ज्यादा जान है वैसे ही जीएस पेपर 2 आईआर सिलेबस उठा करके आप देखेंगे द्विपक्षीय संबंध, द्विपक्षीय डील और द्विपक्षीय संबंधों और डील के कारण उत्पन्न होने वाले विषय सिलेबस में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, तो आप यहां से देख सकते हैं सीधा सीधा आपके सिलेबस के साथ विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियां, तो अमेरिका और भारत की नीतियां दोनों यहां पर आकर के कनेक्ट हो जाएंगे। और डिफेंस में अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो ऑब्वियस है डिफेंस का इकोनॉमी के साथ भी संबंध है, क्योंकि कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट जब हम उसका प्रोडक्शन करते हैं तो वो स्वाभाविक है इकोनॉमी की एक्टिविटी में शामिल हो जाता है। और इससे बहुत सारे विषय, यानी जैसे क्या ये विजनरी डिसीजन, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये अच्छा टॉपिक है जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे, भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए जो भी बातचीत हो रही है। अच्छा, ये जो अर्बनाइजेशन वाला टॉपिक था मेरे प्यारे बच्चों, तो जीएस पेपर 3 के साथ भी हम इसे कनेक्ट करेंगे, जीएस पेपर 2 के साथ और एसे और एथिक्स के साथ तो ये कनेक्ट रहेगा ही रहेगा, तो इसमें भी काफी गहराई। अब तीसरा टॉपिक होता है बड़ा अच्छा, आज ये मुझे मेरा आज का सबसे फेवरेट टॉपिक लग रहा है। उसके पीछे रीजन है बच्चों, रीजन ये है, आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि बिहार चुनाव के लिए एनडीए सरकार का घोषणा पत्र और ऐसे सभी सरकारों का घोषणा पत्र आ गया। एक बार बहुत पहले यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स में और रियल एफडीआई के बीच में क्या डिफरेंस है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और रियल एफडीआई के बीच में क्या अंतर है, पूछा था कि नहीं पूछा था। और फिर पूछा था कि रियल एफडीआई क्या है, उसकी विकास में क्या भूमिका है। जीएस पेपर 3 में निवेश मॉडल एक यूनिट है, उसी के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया था। तो जब आज मैं ये आर्टिकल देख रहा था सुबह, तो एक बार तो आया कि हटाऊं या इसको केवल बीपीएससी के पर्पज से बनाऊं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, इसको जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और पॉलिटी दोनों के निगाह से बनाया जाए और इसमें वही अप्रोच ली जाए जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और रियल एफडीआई। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि दो देश मिल करके इनफॉर्मल एग्रीमेंट करते हैं, नॉट फॉर्मल, जिसमें वह आपस में समझौते करते हैं कि हम तुम्हारे देश में कितना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़। तो इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल नहीं होता, ध्यान से समझिएगा। और रियल में जो इन्वेस्टमेंट आता है वो बहुत कम आता है, क्योंकि किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट बहुत से पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, वो जो आप ईज ऑफ डूइंग में पैरामीटर्स पढ़ते हैं। तो मैंने उसी एंगल को लेकर के मेरे प्यारे बच्चों बनाया है कि जो चुनावी मैनिफेस्टो होता है, यानी हर एक दल अपना एक घोषणा पत्र जारी करता है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ABCD 1 2 10 100 आपके लिए ये काम करेंगे। लेकिन स्वाभाविक रूप से क्या वो रियल आउटकम के रूप में बदल पाता? आज इसी विषय पर बड़ी अच्छी चर्चा है कि मैनिफेस्टो और उसका रियल इंप्लीमेंटेशन, यानी उसका वास्तविक क्रियान्वयन। तो क्या ये टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है? यानी मैनिफेस्टो और उसका वास्तविक क्रियान्वयन कितना होता है, इस विषय पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। तो एक पॉलिटिक ऐसा टॉपिक दे रहा हूं जो अभी तक नहीं पूछा गया है,
लेकिन ये कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये भविष्य का ऐसा मान के चलिएगा कि आउट होने वाला प्रश्न है, यानी ये आउट है। अब उसके बाद आता है भविष्यवाणी का समय बाजार। ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है बच्चों। बहुत बढ़िया था, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है। आज हम एक कॉन्सेप्ट आपको प्रीलिम्स का पढ़ाने जा रहे हैं, उसका नाम है प्रेडिक्शन मार्केट। बहुत बढ़िया है प्रेडिक्शन मार्केट मेरे प्यारे बच्चों, भविष्यवाणी का बाजार। ये भी एक बाजार डेवलप हो रहा है। अब तुम लोग समझदार बनो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो यार, दुनिया कहां से कहां जा रही। आप कहेंगे सर ये क्या कह रहे हैं, तो हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, आप इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क्या चुनाव का नतीजा या जीडीपी ग्रोथ, चुनाव का नतीजा और जीडीपी ग्रोथ खरीदी या बेची जा सकती है? आप मुझे बताइए। यानी बिहार चुनाव में किसकी सरकार बनेगी और इस बार बिहार की जीडीपी ग्रोथ या यूपी की या इंडिया की जीडीपी ग्रोथ क्या होगी, अमेरिका की क्या होगी, यह दोनों चीजें खरीदी और बेची जाएंगी। एक बेचेगा और एक खरीदेगा, और जहां ये किया जाएगा उसी को कहेंगे प्रेडिक्शन मार्केट, यानी अनुमान लगाने वाला बाजार। यानी प्रेडिक्शन मार्केट, यहां लोग भविष्य की घटनाओं पर ट्रेड करते हैं। भविष्य की घटनाओं पर कि आने वाले समय में ऐसा होगा, तो मैं कहूंगा हाँ होगा, आप कहोगे नहीं होगा, हमने लगाया और जो हो गया तो ऑब्वियस है जिसने जो डिसीजन लिया उसके अकॉर्डिंग उसको वहां से पैसा मिलेगा। यानी 2025 में जीडीपी 7% से ज्यादा रहेगा। सही हुआ तो रुपया 1, गलत हुआ तो रुपया 0। यानी भीड़ की जो बुद्धि होती है, क्राउड का जो विजडम होता है, क्राउड मतलब हम सभी लोग, सोचिए जरा शब्द को पकड़ेगा, भीड़ की बुद्धि को पैसों में बदला जाएगा इसी प्रेडिक्शन मार्केट के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा, तो ये बहुत जबरदस्त है। अमेरिका में इसे लीगलाइज कर दिया गया है, भारत में अभी एक गैम्बलिंग है। तो यही कहा गया कि भारत को भी इसे लाना चाहिए, विशेषकर गिफ्ट सिटी वगैरह में। तो अभी मान लीजिए भारत में आएगा नहीं आएगा, तो ये तो हो गया, चलिए एक नया टॉपिक था। लेकिन यहां पर यूपीएससी का जो प्रश्न है वो आपके सामने मैं रख देता हूं। यूपीएससी का प्रश्न है प्रेडिक्शन मार्केट प्रीलिम्स के लिए। तो ये टॉपिक टोटल आपसे पूछेगा हाल के समय में समाचारों में जो चर्चा में रहा है प्रेडिक्शन मार्केट, और उस प्रेडिक्शन मार्केट पर आपसे कि ये क्या है क्या नहीं। तो अब आपको इतने से ही मैंने समझा दिया, समझ में आ गया। सोचिए कि बिजनेस करके लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं। अब आज देखिए 31 अक्टूबर, एआई द्वारा शिक्षा के नियमों का पुनर्लेखन, भाषा एक अलग क्षेत्र से संबंधित है कि क्या एआई को स्कूल पाठ्यक्रम का हिस्सा, तो ये आप देख लीजिएगा जिन बच्चों को लगे, क्योंकि यार टॉपिक है नहीं तो ये नहीं लगना चाहिए। सब हो चुका है कि नहीं हो चुका है, एआई डेटा सेंटरों को क्या शक्ति प्रदान करेगा, डेटा सेंटर ये हो चुका है कि नहीं, तो ये सारी चीजें हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से हमें इसमें कहीं से भी घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब चलिए हम लोग शुरू करेंगे, यानी एक बार मैं पीडीएफ अपलोड कर दूं फिर इसको हल्का डिस्कस कर देता हूं। मुझे लगता है कि टॉपिक तो आप सारे सीख गए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको मैं कहूं कि यार इसको मैं ही पढ़ाऊंगा, अलग से पढ़ाऊंगा तभी आप सीख पाएंगे, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये सारे के सारे आज के टॉपिक हैं, एक बार ठीक है पीडीएफ अपलोड हो जाए देन फिर हम लोग इस पर कनेक्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, आज ये महोदय मुझे दुखी करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं पीडीएफ आप सबके सामने रखता हूं, और अगर आप कर ले गए तो फिर मजा ही मजा है, क्योंकि कुछ है नहीं। मतलब जैसे होता है ना कि जरूरी नहीं है कि टीचर का क्लास का ड्यूरेशन 2 घंटा है तो 2 घंटा ही वो पूरा पढ़ाए तभी आपको मजा आएगा। अगर आप समझ सकते हैं कि अर्बनाइजेशन की क्या चैलेंज है और छोटे छोटे क्लस्टर में शहरीकरण को डेवलप किया जाए तो ओवर जो अर्बनाइजेशन से जुड़े चैलेंजेस उसको दूर किया जा सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे पढ़ाने की आवश्यकता, क्योंकि हम आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, और हम लोग बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं। आपके पास नोट्स गया, आपने पढ़ा, आपने कहा हाँ सर समझ में आ गया, एक क्वेश्चन गया उसका आंसर गया, उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली। तो आज के टॉपिक में वैसे कोई जान नहीं है,
किसी भी प्रकार, मतलब किसी भी टॉपिक में कोई जान नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग बहुत बारी कर चुके हैं। तो एक बार मैं कंटेंट आप सबके सामने रख रहा हूं, अगर आपको लगेगा, नहीं तो मैं यहीं पर एलोबरेट करता चलूंगा, क्या ही जा रहा अपना, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। मेरा अपना मानना है कि भाई देखो, सबसे बड़ी चीज होती है तुम्हारे दिमाग की समझ को डेवलप करना। आपको पता है, जैसे अमेरिका वगैरह में जो, तो आज एक, आप बच्चों देख लीजिएगा, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर का पूरा कंटेंट है, और सारा का सारा अब पहला टॉपिक यही है कि हमें छोटे बिखरे हुए शहरों की जरूरत है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ क्या बताया जाए, क्या आप इसको कर नहीं लेंगे? चिंतन करके मुझे बताइए, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? मुझे बताएं आप सभी बच्चे, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो आपको बताने की आवश्यकता हो? तो मैं कह रहा था, अमेरिका की जो पढ़ाई होती है, एक बार आप लोग भी सर्च कीजिएगा, दुनिया बहुत आगे निकल गई। अमेरिका में बच्चों, आपको ये जो क्लास में इतना लंबा सब दिया जाता है, ये दिया ही नहीं जाता, लाइन बाय लाइन होता नहीं है। हमारे इंडिया में डिमांड होती है, अमेरिका में क्या होता है, एक दिन पहले, या आप जैसा उनका कैरिकुलम हो, आपको जो आपके मेल पर सारा कंटेंट चला जाता है। मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूं, हायर एजुकेशन की, नॉट एलिमेंट्री और ये सब एजुकेशन। उसके बाद क्या होता है कि आप उसको, और यही अपने आईटी वगैरह में होता है, आप उसको एक बार देख लेते हैं, अपने स्तर पर काम कर लेते हैं, फिर केवल आपके डाउट क्लास में दूर किए जाते हैं। तो वो थोड़ा सा क्या होता है ना, कि इससे आपका दिमाग घुसता है। अदरवाइज क्या है कि भाई एक एक लाइन आप दूसरे के ऊपर डिपेंड, जैसे हम बचपन से, हमें इंडिपेंडेंट रहना सिखाया नहीं जाता, हमारे ऐसे टीचर कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, जिस टॉपिक में कुछ घुस करके वो देन समझ में आए, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत बारी बच्चों कर चुके हैं, तो हमें, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी प्रकार से इसमें परेशान होने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता है। और बस इसको आप केवल एक काम करिएगा, जो मैंने आप लोगों को बोला है, इसको सतत विकास लक्ष्यों के साथ आप लोग जोड़ करके चलिएगा। किसके साथ? सतत विकास लक्ष्यों के साथ। सबसे बड़ी चीज है ये, जो कि आर्टिकल में डिस्कस्ड नहीं है। सबसे बड़ी जो आपके लिए चुनौती है वो यही है कि यह, ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये एक बड़ा, और इसी बहाने आपका कम से कम ये वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एक हो गया, आज इधर वाला सिस्टम थोड़ा सा हैक कर गया है, और मैं इधर से आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो इसका सिलेबस जीएस पेपर 1 सोसाइटी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, और जीएस पेपर 1 सोसाइटी में सिलेबस शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय, और सरकारी नीतियां ऑब्वियस है, जो हमारी अर्बनाइजेशन की पॉलिसी है, इकोनॉमी, शहर चूंकि जीडीपी के सेंटर्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो जीडीपी के सेंटर के रूप में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो हमको और आपको समझने की आवश्यकता है। और शहरों में भी जो भी, यानी पर्यावरण का संकट है, उसका भी यहां जिक्र है। और इथिक्स में कि अगर इस प्रकार के शहर हम नहीं बना पा रहे, कौन से समावेशी शहर जो कहे जाते हैं, तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं हम जो है नैतिकता के मूल्यों को भी पीछे छोड़ दे रहे हैं। उसके पीछे रीजन है कि अगर एक ही शहर में एक व्यक्ति स्लम में है और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है, और उसी शहर में एक हाई लिविंग स्टैंडर्ड पर जीवन जी रहा है, तो क्या हम इसे एथिकल गवर्नेंस या एथिकल डेवलपमेंट कह पाएंगे, नैतिक विकास? तो नहीं कह पाएंगे। इसलिए मैंने पहली यूनिट भी यहां पर लगा दी है, ठीक है। और 2015 में देख सकते, अब देखिए 2015 में आपसे पूछा वायु प्रदूषण पर, देख सकते, तो ये शहरों की समस्या। फिर 2013 तीव्र शहरीकरण के कारण कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं, यानी जैसे मैंने अभी हेल्थ वगैरह का सारा कुछ आपसे बताया, ठीक है ना। फिर आईटी सिटीज भी डेवलप हो, उनके कारण क्या समाज और इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ा, शहरीकरण और उसके खतरे, इसे पूछा गया था 2008 में। 2024 में भी आपसे पूछा गया था। जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। तो ये निबंध मैंने इसलिए रखा है बच्चों
क्योंकि जैसे अगर शहर को हमने बेहतर नहीं बनाया तो इन शहरों का रेगिस्तान के साथ संबंध बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा क्लाइमेट चेंज की इस दौर में। तो एक पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो वही आगे आपके सामने देख सकते हैं पूरा इन डिटेल इंग्लिश में भी और वही हिंदी में, और पूरा डिटेल में है ये। आपको पता है कंटेंट की ताकत। तो जैसे केंद्रीय विचार इस आर्टिकल का क्या है वो मैंने आपको पहले बता दिया। फिर भारत का जो शहरीकरण विकास है, सोचिए कितना बढ़िया कंटेंट है। 1951 से आप 2047 तक का क्या पूरा हमारा अर्बनाइजेशन रहने वाला वो डिटेल दिया गया। शहरों का जीडीपी में क्या योगदान है, और फिर शहरों के विकास की लागत, यानी वही पर्यावरण का संकट मेरे प्यारे बच्चों, वायु प्रदूषण, जल एवं मृदा प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट संकट, शहरी सार्वजनिक संसाधनों का नुकसान, झीलें वगैरह गायब हो जा रही है। फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, बुनियादी ढांचे की कमी। आप देखो शहरीकरण की चुनौतियां सारे, क्या इसके अलावा आपको जीएस में कुछ पढ़ने की जरूरत है? शासन और नीति की विफलता, फिर संघीय और आर्थिक आयाम, बाजार का संकेंद्रण, एमएसएमई की संरचना छोटे शहरों में। अब आता है कि संविधान क्या कहता है शहरों के विकास को लेकर के। तो 74वां संविधान, फिर आर्टिकल स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत 2.0, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन, शहरों के विकास के लिए सरकार क्या कर रही है, देख सकते हो उसका भी आंसर यही मिल गया। फिर वही जो छोटे और डिस्पर्स्ड सिटीज होते हैं, तो इस पर जर्मनी क्या कर रहा है, उसका क्या मॉडल, भारत के लिए क्या सबक, चीन क्या कर रहा है भारत के लिए सबक, जापान क्या कर रहा है भारत के लिए सबक, तो ये भी आपको मिल जाता है। यूएसए क्या कर रहा है भारत के लिए सबक, और एक निष्कर्ष। फिर कहा गया है कि जो भारत में हम वही डिस्पर्स्ड सिटीज को कैसे बनाएं, क्या रणनीति होनी चाहिए बनाते समय। तो ऑब्वियस है उसकी एक इकोनॉमिक रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अगर आर्थिक रूप से नहीं सक्षम शहर बनेंगे तो लोग वहां अट्रैक्ट नहीं होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। हेल्थ और एजुकेशन का बेहतर उपयोग होना चाहिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें हैं। और बिखरे हुए शहरीकरण के क्या लाभ होंगे, आर्थिक, पर्यावरण, सामाजिक, वो भी बता दिया गया एक बॉक्स में। चुनौतियां भी हैं इसके साथ, ध्यान रखना है आगे का रास्ता, यानी हम इन चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकते हैं। फिर कुछ नए विचार जो आप यूज कर सकते हो, फिर एक बढ़िया सा निष्कर्ष, उसके बाद फिर आते हैं यानी यूपीएससी के क्वेश्चंस की तरफ। और यूपीएससी का क्वेश्चन इंग्लिश में, फिर भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि ने अति शहरीकरण और उससे जुड़े पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संकटों को जन्म दिया। सतत शहरी विकास के एक मॉडल के रूप में छोटे बिखरे हुए शहरों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। तो ये आपका पूरा प्रश्न आप देख सकते हैं, सीधा उसका आंसर आप प्रैक्टिस करिए, लाइफ चेंज, ठीक है। तो बस यही है, भारत अमेरिका ने रक्षा संबंध बढ़ाने के लिए से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सविता आप कह रही हैं कि IQIP की पीडीएफ खरीदनी हो, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा। हमारे सपोर्ट वाले नंबर पर बच्चों जो नंबर दिया आप उस पर मैसेज करके अपनी समस्या बता दें, आपकी समस्या का समाधान हो गया। आपने खरीदा तो आपको जरूर मिलेगा। तो भारत और अमेरिका ने 10 वर्षीय क्या किया है, रक्षा साझेदारी रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह कहां हुआ है, कुआलालंपुर मलेशिया में, जो 12वां आसियान डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है, वहीं पर भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों के बीच में साइन हुआ है। ये महत्वपूर्ण है। तो वही देखिए जीएस पेपर 2 मैंने द्विपक्षीय आपको बता ही दिया, भारत के हितों पर विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियां, और ऑब्वियस इस प्रकार से इसका इकोनॉमी पर इंपैक्ट आएगा। तो ये देख सकते हैं। अब 2020 का ये प्रश्न आप देखिए, यानी कितना बढ़िया, भारतीय रूस रक्षा समझौतों की तुलना में भारत अमेरिका रक्षा समझौतों का क्या महत्व। जरा देखो आप कैसे यूपीएससी के सीधे प्रश्न यहां से कनेक्ट हो रहे हैं। सविता, अंकित कुछ कह रहे हैं, उनको आप सुनिएगा। अंकित कह रहे हैं कि सविता पीडीएफ रीडर चेंज करिए अपना, तो पीडीएफ रीडर आप अपना चेंज कर लीजिए, ठीक है, तो इससे आपको फायदा होगा। खैर, तो भारत रूस रक्षा समझौतों की तुलना में भारत अमेरिकी रक्षा समझौतों की क्या महत्ता है। मजा आ गया। और जरा इस प्रश्न को देखिए, हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अस्थायित्व के संदर्भ में आपको बताना, यानी इंडो पैसिफिक। और अभी मैंने टॉपिक के एनालिसिस में क्या बताया, 10 साल का हमने किया है, और वह इंडो पैसिफिक की जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। तो क्या आज का टॉपिक आप लोग
100%, नॉट 99, इस क्वेश्चन के साथ कनेक्ट है कि नहीं? और ये टॉपिक नहीं है, न्यूज है, फ्रंट पेज की न्यूज है। आप बताएं मुझे, अमेरिका रक्षा समझौतों की महत्ता हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में आप देख सकते हैं, अभी बताते हैं। 2019 में भी प्रश्न पूछा कि भाई वाशिंगटन भारत को वो अपनी विदेश नीति में वह स्थान नहीं दे पाया जो उसके आत्मसम्मान और आकांक्षा को संतुष्ट कर सके। तो ऑब्वियस है यह एक बड़ी पॉजिटिव पहल है, आप ऐसा लिख सकते हैं। खैर, तो जो भी प्रश्न आए उसको आप डील सकते हैं। तो आपके सामने पूरा कंटेंट यहां देख सकते हैं बच्चों, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने डील कर ली है 10 वर्ष की रक्षा सहयोग के लिए। 2013 में जो हमने ज्वाइंट प्रिंसिपल बनाए थे, जो 2016 में एक दूसरे को हमने प्रमुख रक्षा भागीदार का दर्जा दिया था सभी क्षेत्रों में, भूमि, वायु, समुद्र, स्पेस, साइबर स्पेस में। तो अब उसी क्षेत्र में यह एक बहुत बड़ी पहल है, आप देख सकते हैं। आपको कोई भी प्रश्न पूछेगा तो भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध का पूरा मैंने इतिहास भी दे दिया है, कब से स्टार्ट हुआ है, यानी 1947 से लेकर 2025 तक। ठीक है, 2025 की रक्षा समझौते की मुख्य विशेषताएं, यानी वही है कि डोमेन मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में, भूमि में, समुद्र में, हर जगह। फिर इसका जो इंडो पैसिफिक ओरिएंटेशन है, देख लीजिए आप कि भाई हमें स्वतंत्र, खुला और नियम आधारित हिंद प्रशांत चाहिए। तो टेक्नोलॉजी के लिए भी हमने, आप देख सकते हैं, यानी ये पार्टनरशिप की। फिर इसका भारत के लिए यही देखिए, यही 2020 के क्वेश्चन में कि भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व क्या है। तो ऑब्वियस है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भू रणनीतिक संतुलन इससे बनेगा, यानी चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने में मजा देगा। ठीक है ना? तो ये सारी हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे जो भी डिफेंस इंडस्ट्री है वो आधुनिक होंगे। तो ये सारी बातें आप यहां से देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आप इसको आप पढ़ लीजिएगा, चुनौतियां भी हैं, सीमाएं भी हैं, बहुत इजी है, आप समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे तो अपन कुछ ना कुछ फिर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा अपना मानना है आपको घुसना पड़ेगा टॉपिक में, अगर आप एक्चुअल में सेलेक्ट होना चाहते हैं। और हिंदी मीडियम में रिजल्ट जाने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन यही है, हम डिपेंड बहुत ज्यादा हो गए। यानी आप बस एक दिन, जैसे सैटरडे वाला दिन जो मैंने आपके लिए रखा है ना, आपको खुद जूझना है। बाकी तो मैं 5 दिन जूझूंगा ही जूझूंगा और जूझ ही रहा हूं। भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी ढांचा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन और रणनीतिक सहयोग को कैसे, क्या वही प्रश्न है कि नहीं? इंट्रोडक्शन, हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रणनीतिक निहितार्थ, यही पूछा था ना। तीसरा आ गया बिहार चुनाव के लिए एनडीए घोषणा पत्र। अब एनडीए ने कहा है इतनी नौकरियां देंगे, तो मेरा दिमाग ठनका भाई कि क्या ये दे पाएंगे? सरकारी नीतियां, इंडियन पॉलिटी, क्या ये इकोनॉमी को बढ़ा पाएंगे जैसा ये दावा कर रहे हैं? ठीक है, 2000, अब बिहार पीसीएस में 2019 का प्रश्न भी है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आज भारतीय राजनीति मुख्यतः आरोपात्मक राजनीति के बजाय विकास की राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है? मुझे तो लगता है आरोप प्रत्यारोप पर ज्यादा है, विकास के इर्द गिर्द बहुत कम है। आया है प्रश्न ना? तो कल को मैनिफेस्टो पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो वही मैंने यहां आपको बना दिया है। ठीक है, एक बार आपको दिखा देते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो भी किया है, आप इसको छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। बिहार का विकास, यानी एक कंपेयर दिखा दिया गया है। इसको जो बिहार पीसीएस की तैयारी करेंगे वो जरूर याद करेंगे, भारत का एवरेज क्या है और बिहार का एवरेज क्या है। और ऐसे में हर साल घोषणा पत्र में यही सारी बातें कही जाती हैं। तो बस यहीं से मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि वादा करते हैं बट वादा तो टूट जाता है, तो इन्होंने क्या क्या कहा है? ठीक है, ये सारी बातें यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर जो मैंने असली चीज बनाई वो बेटा टॉपिक नहीं है, टॉपिक तो बस केवल जानने के लिए है। समझौता ज्ञापनों और वास्तविक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तरह घोषणा पत्र भी परिणाम से ज्यादा इरादे दर्शाते हैं। यानी जैसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या दिखाता है? परिणाम से ज्यादा इरादा, तो वही है। अब बिहार एनडीए घोषणा पत्र के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो क्या ये प्रश्न आपको समझ में आया कि यानी घोषणा पत्र क्या रियल हो पाते हैं? तो एक प्रश्न और उसका उत्तर भी करा दिया है।
और फिर इसको एथिक्स के साथ भी जोड़ दिया है कि चुनाव घोषणा पत्र लोकतंत्र में केवल एक आशय की नैतिक घोषणाएं हैं, और फिर एनडीए का जो घोषणा पत्र है उसके संदर्भ में इस प्रश्न को कैसे एनालिसिस करना वो भी बता दिया गया। आज का टॉपिक अंतिम होता है टाइम फॉर प्रेडिक्शन मार्केट, ऐसे प्लेटफॉर्म जहां भविष्य की घटनाओं पर पैसे का लेन देन किया जाएगा। तो यहां पर विस्तार से बताया गया है एक एक चीज कि ये प्रेडिक्शन मार्केट क्या है, यानी एक सट्टा बाजार है जहां कोई भी क्या कर सकता है, भविष्य की घटनाएं क्या क्या होंगी उसके आधार पर, जैसे क्रिकेट वगैरह मैच कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, तो बस यही है। इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज आईसीई यानी जो न्यूयॉर्क स्टेट जो इंडेक्स है स्टॉक उसका संचालक है, अब ये भी शुरू कर रहा है। ठीक है, यानी अमेरिका ने इसको मान्यता दे दी है, बस इतना याद रखिएगा। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए है, और प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी देखिए प्रेडिक्शन मार्केट पर ढेर सारे बना दिए गए जिनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीजें आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगी। ठीक है, कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो हर ग्रुप में मैं हूं, आप वहां पूछ सकते हैं। तो ये आज का यानी सैटरडे और आज का मिला करके कुल ये 4 टॉपिक था जिसको आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे कोर्सेज हैं जिनकी आप जो है तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। तो आज बच्चों इतना ही, ठीक रहेगा। अब इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए खूब मन लगा करके। ठीक है, इसमें कॉम्बैट, एक मिनट रुकना बच्चों, एक मिनट रुकना, तो कॉम्बैट कहाँ रह गया भाई, एक मिनट रुकना। हाँ, ये यूपीएससी कॉम्बैट भी एक बार आप आ जाइए देख लीजिए, पीडीएफ में नहीं है ये, कॉम्बैट पीपीटी में है। ठीक है, नहीं अभी बाय मत करो भाई, बाय क्यों कर रहे हो, असली मसाला तो अभी आ रहा है ना। देखो, हमने कोई भी चीज शुरू की है उसको आप देख सकते हैं, उसको रुकना नहीं, हमें मेहनत करनी है तो करनी है। तो यूपीएससी एडिटोरियल कॉम्बैक्ट यानी जिसमें आप मंडे टू फ्राइडे चाहे कोई आंसर लिख पाए ना लिख पाए, कम से कम सैटरडे और संडे आप कोशिश करते हैं। 7वां सेशन इसका हो चुका है, ठीक है ना। तो ये सारे प्रश्न हैं और इनका पूरा आंसर होता है, तो आप एक दिन तो लिखने की कोशिश कीजिए। तो आप देख सकते हैं मोन्था चक्रवात पर हमारा पहला प्रश्न, सुबह ही ये प्रश्न आपको मिल जाते हैं जिसको आप लिखते हैं और फिर शाम को 4 बजे मैं आपको इसका आंसर देता हूं। तो ये प्रश्न जो पहली बार बच्चे देखेंगे सुबह 8 बजे हम हर ग्रुप में शेयर कर देते हैं, इंक्लूडिंग टेलीग्राम ग्रुप। तो मोन्था चक्रवात को लेकर के प्रश्न, यानी चक्रवात बंगाल की खाड़ी एंड क्यों आते हैं। फिर दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन, यह संभावित प्रश्न था जो आपको कराया गया, फिर आपसे पूछा गया। फिर घरेलू कार्बन बाजार पर आपसे प्रश्न पूछा गया, डीएलआई स्कीम पर आपसे प्रश्न पूछा गया। फिर इसके बाद आसियान पढ़ाया गया, प्रश्न पूछा गया। इसके बाद ऑब्वियस ऑटोमेशन पर एक एसे लिखवाया गया। ये सारे प्रश्न, अब उसके बाद स्वाभाविक है इन सब का आंसर आपके सामने। और सबसे बड़ी बात है प्रामाणिकता की, हमने किस दिन ये टॉपिक कराया है वो भी आपको दिया गया रहता है। इनकी आप प्रैक्टिस और फिर उसका उत्तर आपको यहां पर दिया गया। आज एक आपको होमवर्क मैं दे रहा हूं जो मैं नहीं बता रहा हूं, और उसका नाम है, आपको पता ही मेरे लिए बहुत छोटा काम है लेकिन मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे 6 सप्ताह तक मैंने बताया क्या, QKDE मॉडल, यानी अब 7वें सप्ताह और 8वें सप्ताह आपकी जिम्मेदारी। QKDE मॉडल पर जो हम क्वेश्चन का एक आपको फ्रेमवर्क बताते थे, अब ये 2 हफ्ते यानी 6 हफ्ते हमने कर लिया, 2 वीक अब आप करेंगे। ठीक है ना, यानी इस सप्ताह भी अगले सप्ताह भी आंसर देखने के पहले आप क्वेश्चन की डिमांड पर काम करेंगे। ठीक है ना, QKDE मॉडल। तो आज ये आपके जिम्मे है, बाकी आगे उसी पर पूरा आंसर लिखा हुआ, आप आंसर पढ़ के भी निकाल सकते हैं जैसे चाहें वैसे। तो ये सारे प्रश्न हैं और उन सभी प्रश्नों का आंसर है। ठीक है बच्चों, हर एक टॉपिक जो हमने पढ़ाया वो सभी टॉपिक पर आपको प्रश्न दिया, और QKD आज आपको स्वयं करना, आप देख सकते हैं। ठीक है,
इसीलिए मैंने एक स्लाइड छोड़ी हुई है, जिससे कि आपको ये हमेशा याद रहे कि आपको करना है। जितनी मेहनत आप करेंगे, और इतिहास बनाने के लिए हमें भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। इतिहास कोई 1, 2, 10 बच्चे बनाते हैं, और आप सब जितनी क्लास में हैं, आप सब मिलकर के इतिहास बना सकते हैं। अगर हम 100 लोग हैं तो स्वाभाविक रूप से हम 100 लोग इतिहास बना सकते हैं। 1000 में हमें केवल 100 सीट ही तो चाहिए। क्यों बच्चों? केवल 100 सीट ही तो चाहिए, मुझे बताएं। तो हर एक टॉपिक जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, बस आपको उतना करना, और ये ज्यादा है। आप विश्वास करें, इसका अगर हम 60% भी कर ले गए तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इतना काम है, उतना प्लानिंग से काम कहीं नहीं होता है। बस वही है कि दीवाने बच्चों की कमी, जिसकी वजह से आज मुझे संकट उठाना पड़ रहा है। क्योंकि आप लोग स्वयं विचार कीजिए, कोई आलोचना कर दे आपके सामने, बहुत से लोग करते हैं ग्रुप्स में, यार सुनील सर ऐसे, या कोई सर ऐसा। आप सोचिए कि चलो वो सर तो ऐसे, लेकिन आप क्या कर रहे हो? क्या कभी आपके मन में ये बात आती है, अगर कोई आलोचना करता है कि यार ये ऐसे हैं, तो आप लाइफ में क्या कर रहे हैं? चलो वो ऐसे हैं, उनको छोड़िए, आपने अपनी लाइफ में आप अच्छे हैं। भाई, जो दूसरों की आलोचना करे, इसका मतलब वो अच्छा इंसान है। क्या ये एक फिलॉसफी है कि नहीं, कि अगर मैं आपकी आलोचना करूं किसी बात को लेकर के, क्या आप में अनुशासन नहीं, इसका मतलब मेरे में बड़ा अनुशासन है। तो मैंने उस अनुशासन से क्या अचीव किया? सुनील सर ने तो चलो कुछ नहीं किया। समझिएगा, इस बात की गहराई मेरी और आपकी बातचीत से नहीं, ये आपको फ्यूचर यानी 24 मई के लिए तैयार करने वाला है। जब भी 24 मई आपका है, 27 में, 28 में, फर्क नहीं पड़ता कि एक आदमी दूसरे आदमी को, हाँ अरे यार सुनील साहब बहुत बेकार है, कोई मतलब नहीं, बहुत बहुत खराब पढ़ाते हैं, तो ऐसे हैं, वैसे वैसे। चल भाई, वो तो है, लेकिन तू क्या कर रहा है भाई लाइफ में अपनी? समझ पा रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसलिए कभी भी अपनी पॉजिटिविटी को किसी भी नेगेटिव पर्सनालिटी के हवाले मत करिए। आप चाहे जितने खराब अवस्था में हैं, आप कभी भी सोचिए, आप जिस दिन नेगेटिव हुए होंगे, उस दिन शाम तक आपकी पढ़ाई, या 2 दिन तक आपकी पढ़ाई नहीं हुई होगी किसी के प्रति, अपनी फैमिली में किसी के प्रति। इसी को तो तपस्या बोलते हैं। क्यों राजा अपने बच्चों को अपने महल से बाहर भेज करके 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का जीवन, यानी अपने गुरु के आश्रम में रहने को, जिससे वो वहां राग द्वेष, आलोचना प्रत्यालोचना को किताबों में सीखे, जीवन में नहीं, क्योंकि उसे राजा बनना है। और इसीलिए वो लोग राजा थे। और इस प्रकार के नेगेटिव छिद्रान्वेषी जीवन में कहीं कुछ कर नहीं पाते, केवल और केवल दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाना। तो आपने काम करना है बेटा, इसको बोलते हैं प्रोसेस। यूपीएससी भी प्रश्न पूछा था, अनुशासन करते सफलता, अराजकता करते विनाश। हर अराजक चीज बस 24 मई के लिए पीछे छोड़ दिया। सेलेक्ट हो जाए, जो करिए, मैं कुछ नहीं रोकूंगा, लेकिन अभी सिलेक्शन तक आप दुनिया के सबसे पॉजिटिव इंसान अगर कोई हैं तो आप बताइए, आप स्वयं हैं। बाकी ये सारे कोर्सेस तो आप सब जो भी पढ़ना चाहे मेरे साथ कनेक्ट होकर के पढ़ सकता है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, आपने अब यह जो 6 महीना है, अब इस 6 महीने को अपना बनाना है, पागल की तरह, जुनून की तरह, एक भी दिन गायब किए हुए बगैर। मैं आप सबके साथ खड़ा हूं और एक स्ट्रेटजी पर और बातचीत करने वाला हूं। वो स्ट्रेटजी का सेशन कल संडे को किसी भी टाइम पर आपको सूचित कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरी पर्सनल मेंटरशिप, देखिए पर्सनल मेंटरशिप से मुझे बहुत फायदा हो रहा है। आप ये मत समझिएगा पैसे का, नहीं, वो एक अलग, क्योंकि मैं 2 साल 1 साल का पैसा लेता हूं एक अटेम्प्ट का, अगले साल फ्री देता हूं, तो वो थोड़ा सा ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक बड़ा फायदा, इनपुट अच्छे मिल रहे, क्योंकि उन बच्चों के साथ एकदम से कनेक्ट होते। अभी एक इनपुट मुझे मिला मेरे एक बच्चे के द्वारा, ये उसका प्रश्न था परेशान कि सर आपने तो अभी कुछ दिन पहले कहा था कि हिंदी में लिखना भी है, नोट्स भी बनाना है, और अभी आप मैं पूछ रही हूं तो आपने कहा कि अभी केवल रटना है, नोट्स नहीं बनाना। यानी कि किसी भी ऑप्शनल को अब हम, जब 6 महीना बचा है तो कैसे देखें? तो मैंने उसको कहा, हम कहा बेटे, वो जब मैंने कहा था वो क्लास काफी पहले की बात थी। अब समय 6 महीना रह गया, तो अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें इस ऑप्शनल में केवल
2 पोर्शन पर फोकस करना, वो मैंने दोनों पोर्शन बता दिए। तो अब इसी से कल एक सेशन लूंगा कि अगले 6 महीनों में आप सब्जेक्ट का मैनेजमेंट कैसे करें, विशेषकर ऑप्शनल और बाकी की चीजों का। जीएस 1 2 3 तो करना नहीं आपने, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, ठीक है। और एसे की जो क्लास है, जैसे ही बिहार पीसीएस का रिजल्ट आएगा तुरंत एसे की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। दिसंबर जनवरी तक ऐसे पूरा आपको रटा रटाया मिलेगा, और एग्जाम आपका तो ऑब्वियस है सितंबर में होने जा रहा मेंस का। तो मेरे हाथ में जो चीजें, उसको लेके घबराना नहीं है, क्योंकि आपको मेंस की तैयारी भी मेरे ही साथ करनी, तो तनिक भी घबराना नहीं है, बस आपको करते चले जाना है। तो कल मैं सोच रहा हूं वही उसी बच्चे के आधार पर कि आपका जो भी ऑप्शनल हो, आपको ये बता दूं कि अगले 6 महीने में कहां कहां आप फोकस करें, जिससे कि आपका एक जो सब्जेक्ट का मैनेजमेंट रहे वो अच्छा हो जाए। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस आपका ऑप्शनल को लेकर के है, आपको आपका जो है प्रीलिम्स को लेकर के है, तो शायद प्रीलिम्स पास होने के चांस भी ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, बाय, थैंक यू। अरे यार, ये कौन बच्चा है कह रहा है कि क्लास 9 बजे मॉर्निंग में रखिए, एक से एक आ जाते हैं तूफानी। इनको बेटा जरा जवाब दो, ये शायद उस प्रकार के बच्चे हैं जो खूब कमेंट भी करते हैं दबा के। इनको जरा आप लोग जवाब दीजिए, रोज की क्लास में होते हैं और रोज ये कमेंट भी सबसे ज्यादा करते हैं, और इनको पता नहीं है कि सुबह 9 बजे ही क्लास होती है। आप बताइए, बंदा कह रहा है कि सर सुबह 9 बजे ही क्लास लीजिए, जिससे कि जो है इनको समय नहीं मिलता, ये व्यस्त है इनके हिसाब से। इनको बताइए कि क्या मंडे टू फ्राइडे 9 बजे होती है कि नहीं, और सैटरडे 4 बजे केवल इसलिए होती है, उसके पीछे सुबह सुबह कॉम्बैट होता है। इसका मतलब आप कॉम्बैट भी नहीं करते। सुबह कॉम्बैट होता है, जब बच्चे उसका आंसर लिख लेते हैं, देन फिर हमारी तरफ से वह कंटेंट दिया जाता है, केवल इसलिए किया जाता है। थैंक यू सो मच, बाय, थैंक यू बच्चों।